तो देखते देखते काशीराम साहब के चले जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटकी हुई है और जग जाहिर हो गया कि जिन उसूलों को लेकर के पार्टी बनाई गई थी उन उसूलों से ठीक विपरीत पार्टी आचरण कर रही है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई थी सामाजिक न्याय के आधार पर, रखी गई है। और यदि ऐसा नहीं होता, समाजवादी नाम उसमें नहीं जुड़ा होता, उसमें कुछ भी नाम जोड़ सकते थे। दूरदर्शिता उसमें थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर आधारित पार्टी बनाई गई थी। और देखिए, फायदा और नुकसान से कोई नहीं जाता। हमारे नेता के अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना है और समरसता की बात है। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही इजाज़त देता है। तो अगर हम ये रेस्पेक्ट करने लगे अपने नेता पे कि भाई हमारे साथ तो बैठे, मंदिर में तो जाएं, गुरुद्वारे में ना जाएं, मंदिर में जाएं तो मस्जिद में ना जाएं, तो ये पक्षपाती होगा। जो सच्चा धर्मनिरपेक्ष होता है, मैं अभी जाता हूँ तो अगर मस्जिद होती तो वहाँ भी करता हूँ, बौद्ध टेम्पल होता है वहाँ भी नमन कर लेता हूँ, हिंदुओं को होता है तो मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करने में विश्वास करते हैं। यही हमारी संविधान कहता है, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति कहती है। हमारे नेता भी यही कर रहे हैं। सर, संक्षेप में बताएं आप कि बसपा से आपका मोह भंग हुआ, उसकी क्या वजह रही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं फाउंडर्स सदस्य रहा हूँ और पार्टी को हमने बनाने में मेरा ही बहुत बड़ा योगदान था। उस समय स्टूडेंट हुआ करता था। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों के सिद्धांत के पे आधारित पार्टी बनाई थी, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो भी और पार्टियों से अलग था। तो देखते देखते काशीराम साहब के चले जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटकी हुई है और जग जाहिर हो गया कि जिन उसूलों को लेकर के पार्टी बनाई गई थी उन उसूलों से ठीक विपरीत पार्टी आचरण कर रही है। वहाँ वर्कर का कोई रेस्पेक्ट नहीं रह गया है। और मैं समझता हूँ कि जो बहुजन आंदोलन है, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वो आंदोलन कमज़ोर हुआ है। जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें पार्टी साइलेंट रहती है। और चूँकि जब SC/ST एक्ट का मामला आया था तो उसमें भी पार्टी का लास्ट तक साइलेंट मोड रहा था। और जब दूसरे संगठनों ने सड़कों पे लाके उतर गए थे तो फिर उसके बाद फैसले आए थे। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटकी हुई है। जो कैडर के लोग थे, काशीराम साहब कहते थे कि कार्यकर्ता किसी भी दल का बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल से, शिद्दत से उसको तराशा जाता है, तब वर्कर बनता है। लेकिन आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में और पहले बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए पार्टी में सभी समाज के लोग जुड़ रहे थे और पार्टी आगे बढ़ रही थी। अब पार्टी का ग्राफ एकदम से बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यही है कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। जी, 2017 के बाद जिस तरह से अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी, दलित प्रेम जो एकदम से जागा है समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर क्या कहेंगे और उसकी कितनी संभावनाएं जो हैं वो अभी जता रहे हैं, खासकर वो दलित नेता जो अभी BSP या अन्य किसी दल से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई थी सामाजिक न्याय के आधार पर, रखी गई है। और यदि ऐसा नहीं होता, समाजवादी नाम उसमें नहीं जुड़ा होता, उसमें कुछ भी नाम जोड़ सकते थे। दूरदर्शिता उसमें थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर आधारित पार्टी बनाई गई थी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों में बहुत समानता थी और वो दोनों एक मंच पर नहीं आ पाए, ये दुर्भाग्य रहा। और यदि वो आ जाते तो इस देश की तस्वीर और तकदीर अलग होती, पूरे देश में समाजवाद कायम होता। और रही बात ये कि भाई जब से दलित नेता गए हैं तब से ऐसा है, ऐसा नहीं है। दलितों के प्रति पहले भी था। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 2 जून 95 में जो मामला हुआ था उसको लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता ने और पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बीच में जो खाइयाँ बनी थी, उसको 2019 के लोकसभा आने तक समझदारी के चलते बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी और उन्होंने कहा मिलकर के जो 25 साल से खाइयाँ समाज के बीच में चली आ रही हैं अननेसेसरी, उनको क्यों रखा जाए खाइयों में, इन दोनों समाज को जोड़ा जाना चाहिए। तो दलित और पिछड़े और आदिवासियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर आज वही लोग कर रहे हैं जो अम्बेडकरवाद से जुदा है, अम्बेडकरवाद के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्होंने काशीराम साहब को नहीं पढ़ा, जिन्होंने फूले को नहीं पढ़ा, जिन्होंने साहू को नहीं पढ़ा, वही लोग पूरा इस तरीके के आशंकित हैं कि भाई ये क्यों होने, अजूबा है। लेकिन जहाँ तक जो बसपा छोड़ के सपा में गए हैं, हम जैसे लोग गए हैं,
तो उनकी खता नहीं, वो दरवाज़ा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खोला, और जब तक वो दरवाज़ा नहीं खोला था तब तक कोई भी दलित समाज, जाटव समाज का लोग बहन जी के पूरी तरह साथ था। बहन जी रास्ते से भटकी, उन्होंने अपने हित में गठबंधन किया, अपने हित में ही तोड़ दिया। वो लोगों के गले में नहीं उतरा, इसलिए लोगों ने सवाल खड़ा किया, सवाल का जवाब नहीं आया, लिहाजा पार्टी में रहना मुश्किल हो गया, नामुमकिन था। अखिलेश यादव के साथ अगर ट्यूनिंग की बात की जाए, खासकर अब जो दलित चेहरे क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जी, तो उनकी ट्यूनिंग की बात की जाए तो किस तरह की ट्यूनिंग है, और अभी अखिलेश यादव जी के जो व्यवहार है उस व्यवहार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे राजनीतिक तकरीबन 40 साल का अनुभव है। मैंने छोटे बड़े तमाम नेताओं को देखा है और उनको सुना है, समझा है और मिला हूँ, और तमाम दूसरे दलों में। तो पहली बात ये कहूँगा कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और चूँकि बहन कुमारी मायावती के साथ मेरा बहुत करीबी क्लोज रिश्ता रहा है, और बहुत नीचे स्तर से जो पार्टी का काम जैसे फर्श से लेकर अर्श तक जाने का, उसमें मेरा योगदान था। तो मैं समझता था कि बहन कुमारी मायावती से अच्छा कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता था, क्योंकि बहन जी से अलावा मैंने किसी से संपर्क किया नहीं। लेकिन जब मेरे विचारों के चलते और हमें ऐसा हालत बने कि मैंने बहन जी का साथ छोड़ना पड़ा और पार्टी को छोड़ना पड़ा, तो तब मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला। तो मैंने महसूस किया कि आज के दौर में जो लीडरशिप होना चाहिए, उनके अंदर जो आचरण, जो उनका स्वभाव बिल्कुल मिलनसार स्वभाव हो, अच्छे स्वभाव हो, बोलने में अच्छा वो हो, सम्मान देने वाले हों दूसरे कार्यकर्ताओं को, सबसे बड़ी तो समानता, उनको रेस्पेक्ट, वो अखिलेश यादव जी के अंदर कूट कूट भरा है। जो भी व्यक्ति एक बार उनसे मिल लेता है वो उनका हो जाता। तो इनके अंदर गॉड गिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जितने भी नेता उनके समकक्ष हैं या उनके पहले हैं, आज सबसे टॉप में अगर इस लेवल पे अगर जो क्राइटेरिया बना के जा रहे हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों और सर्व समाज के लोग हों। लेकिन सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में स्वभाव और जबान जो है वो स्थिर नहीं रहती कभी। नहीं, देखिए, ये तो बात सही है, राजनीति का समय एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन जो स्वभाव की बात आती है, स्वभाव अंदर आत्मा से चलता है, विचारों से चलता है, और स्वभाव में परिवर्तन आता है विचार के आधार पर। अखिलेश यादव जी की जो परवरिश हुई है, जो समाजवादी परिवार में हुई है, हालांकि वो राजनीति से जब तक नेताजी सक्रिय तो वो राजनीति से दूर रहे और वो अपने पढ़ाई लिखाई में समय दिया, लेकिन जब वो आए तो उन्हीं की विरासत को उन्होंने संभाला और समाजवाद के आधार पर चल रहे हैं। वो जब भी मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनको अपनी पार्टी तो क्या किसी से भी गैरों से भी मिल लेते हैं, और उनको जो अपने लोग होते हैं, हम लोग समझते हैं कि जो परिवार का व्यक्ति आता है उससे कोई आशंका नहीं करता, उससे खतरा महसूस नहीं करता है। वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी के, आदरणीय बहन जी भी जेड प्लस सिक्योरिटी वाली हैं। लेकिन बहन जी के यहाँ मैं समझता हूँ कोई भी दलित का बच्चा बेटा, चाहे वो 40 साल पुराने समय से पार्टी में लगा हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 25 साल पुराना हो, जिनके साथ बहन जी ने खाया है, बहन जी रही हैं, सब काम हुआ, वो बहन जी के यहाँ वैसे नहीं जा सकता बिना खाना तलाशी के। कई बार ऐसा लोगों को फीलिंग भी होती है। लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय अखिलेश यादव जी से, तो मैं दूसरे दल में था, उस समय तो छोड़ी नहीं थी, मैं मुलाकात हुई, ना कोई तलाशी हुई, ना कुछ, सिर्फ इंट्रोडक्शन मेरा गया कि भाई इस तरीके से महेश आर्या जी है। तो उन्होंने बुलाया, मेरी गाड़ी गई, बड़े सम्मान के साथ बिठाया और बगैर में सीट डलवाई। तो ये चीज़ें, एक क्या है, पार्टी को हम बेशक कुछ भी करें, लेकिन जब तक व्यवहार में वो चीज़ ना हो, आचरण में वो चीज़ ना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में एक बात और चल रही है सर, जो समांतर चल रही है जी, कि जब 2012 के बाद सरकार बदली और सरकार सपा की आई, उसके बाद जितने दलित विरोधी काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं अखिलेश गवर्नमेंट ने, उन सब चीज़ों को किस तरह से धोएंगे, और जो आज दलित नेता समाजवादी पार्टी के अंदर जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बात फेस करनी पड़ेगी, हर उस दलित एक आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति की, कि जो नाम बदले गए, दलित महापुरुषों के नाम पर जितने जिलों के नाम थे वो बदले गए, सदन में जो प्रतिलिपि फाड़ी गई, प्रमोशन में आरक्षण की, उस सब चीज़ों पर कैसे मतलब डिफाइन करेंगे आप सब लोग? देखिए, डिफाइन के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही 2012 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस समय अखिलेश यादव जी के विषय में सारे लोग कहते थे कोई 2.5 मुख्यमंत्री या 5 मुख्यमंत्री, तमाम तरह की बातें चल रही थी। मैं समझता हूं कि ऐसे समाजवादी नेता के कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता जिस तरह के वहाँ उस समय ये घटनाएं घटी हैं। तो आज जब हम लोग गए तो हम उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। जब मैंने 2020 में ज्वाइन किया तो समाजवादी सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में, और मैं वहाँ समाजवादी पार्टी में सरकार में शामिल होने नहीं गया।
उस समय चुनाव भी नहीं है कि तो हम विधानसभा या लोकसभा लेके, ये सारी चीज़ों को लेके गए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लंबे समय तक वामसेब में काम किया, DS4 में काम किया, BSP में काम किया और विशेषकर महापुरुषों के मूवमेंट में काम किया। तो पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई तो सारे डिस्कशन हुए थे। इंसान से गलती होती है, करा दी जाती है, कभी जाने में कभी अनजाने में। अगर वो चीज़ रही हैं और हुई भी है तो मैं समझता हूँ यदि अखिलेश यादव जी के हाथ में फुल फ्रेश वो रहा होता तो शायद गलतियाँ नहीं होती। गलतियाँ कभी कभी लोग करा भी देते हैं। आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी के हाथों से जब, अगर मैं एक सेकंड, जब ये बात आई है SC/ST एक्ट, जब उनकी सरकार थी, बहन जी की सरकार थी और मैं भी उनके साथ था, उस समय SC/ST एक्ट में परिवर्तन किया गया आयोग में। और उस समय क्या बुनियादी परिवर्तन जो नहीं किए जाना चाहिए, अगर बहन जी और हमारी पार्टी BSP पूरी तरह से अगर उससे फेवर में थी तो जब सरकार थी तो उसको क्यों कानून को वो किया गया, सुस्त किया गया, वो ठंडा किया। उसमें अमेंड किया गया कि अगर SC/ST एक्ट लगेगा जब किसी महिला पे बलात्कार होगा और उस पर हत्या होगी और उसके लिए दो जो है जो अदर कास्ट का होगा वो गवाह होंगे। कभी कोई गवाह मिलेगा क्या इस तरह के केसों में? वो पूरी तरह से शिथिल हुआ। एक तरह कानून रहते हुए भी कानून अपना काम नहीं कर पाया। तो गलतियां हो बेइज्जती कभी हो, मैं मानता नहीं हूँ कि उन्होंने किया होगा, लेकिन कोई अधिकारी इस टाइप की मानसिकता रखने वाले कर भी देते हैं, करा भी देते हैं। सवाल भी समाजवादी के नेता ही उठाते थे SC/ST एक्ट पर, क्या कि भाई ये इसका दुरुपयोग किया जाता है और निर्दोषों पर लगा दिया जाता है, कई बार इसका दुरुपयोग करता है। नहीं, देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर केस ऐसा आया हो तो मेरे संज्ञान में आप ला सकते हैं, तो उस पर मैं बात कर सकता हूँ, वरना तो ऐसी सोच तो नहीं है। चलिए हम उस बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि ये भूलवश मान लीजिए ढाई मुख्यमंत्री मान लीजिए, उनके बारे में कहा जाता था। अखिलेश यादव जी अगर उस टाइम पर 11 में जब उनकी कैंपेनिंग चल रही थी, चुनाव कैंपेनिंग, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ही कि हम इन सभी जिलों के नाम बदल देंगे, इस तरह का सब इसका पुराना कर। क्या अब जब चुनाव का दौर है और दलित महापुरुषों के नाम पर वो सब चीज़ें रखी गई थी, तो क्या अखिलेश यादव इस बात पर दोबारा से एग्री होंगे कि हम उनके नाम दोबारा से चेंज करेंगे? देखिए, ऐसा है, नामकरण और नाम परिवर्तन से कभी कोई मिशन मूवमेंट नहीं चलता। मिशन मूवमेंट उसी को तभी चलता है जैसे भूखा आदमी है, भूखे आदमी को भोजन चाहिए, उसको मीठी मीठी कुछ भी बातें समझाते रहिए, लेकिन उसको जब भूख लगेगी तो उसको रोटी चाहिए, तो चाहे वो सूखी मिले और चाहे सब्जी के साथ मिले। तो वो आज का जो बहुजन समाज जो मूवमेंट का चलाने वाले लोग हैं उनको वो चाहिए। उस समय क्या रहा वो जाने क्या परिस्थितियाँ रही हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज को एक जो बहुजन मूवमेंट है उसको कामयाब करने के लिए इन चीज़ों से ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो क्या लगता है सर, जैसे कि आप लोग जो सपा में गए हैं, ये अम्बेडकरवाद को फैलाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने जब ज्वाइन किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आराध्य हैं, हमारे दिलों में बसते हैं, उनके लिए हम जीते मरते हैं। तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ही उनको भेंट किया था और बड़ी भारी भरकम प्रतिमा भेंट किया था। उन्होंने ऐसे गले से लगा, सीने से लगाया, वो आज भी ऑफिस में हमारे प्रदेश कार्यालय में रखी हुई है। सर, आप अखिलेश जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिस समय मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे उस समय कुर्सी को गंगा जल से और गाय के दूध से धोई गई थी। आप कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और एक विचारधारा अच्छी चल रही है, समाजवादी विचारधारा चल रही है, क्या पेरेंट्स ने उनको ये नहीं बताया कि आप भी शुद्ध जाति में आए हो? फिर उन्होंने क्यों माना कि हम शुद्ध जाति में आते हैं? देखिए, ऐसा है, सामाजिक परिवर्तन के कई तरीके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कई व्यवस्थाएं दी थी और लोगों में सोच भी पैदा की थी। एक तो ये है कि अगर आपको जात पात मिटाना है, असमानता और गैर बराबरी व्यवस्था को हटाना है, तो आप इंटरकास्ट मैरिज की व्यवस्था मतलब उसमें कर लें, तो हो सकता है। एक सलूशन था, ये सोचते थे कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे तो शायद जात पात का कलंक हमसे हट जाएगा। तो ये वो उधर भी हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र उन्होंने किया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जहाँ तक बात है, तो जब उनके सामने ये प्रकरण आया है ना, तो तभी तो एहसास हुआ और उन्होंने इस चीज़ को छुपाया नहीं। ऐसा नहीं, अगर उनके दिल में ये बदलाव नहीं आया होता तो उन्होंने हर पब्लिक डोमेन में जा कर के मीडिया के सामने इस बात को कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ बाबा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मेरे साथ सलूक किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सबको हिंदू होते हुए हिंदू चलाते रहे, हिंदू मैं हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं तो बैकवर्ड का हिंदू हूँ। मेरे साथ दो तरह का भेदभाव हुआ, तो तब उनको एहसास हुआ और इसमें कोई गुनाह नहीं है। कभी भी इंसान को आज ज्ञान हो जाए, तो तथागत बुद्ध को भी जब वहाँ गए तो ज्ञान का प्राप्त हुई, जब ज्ञान की प्राप्त हुई सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। इसमें कभी क्या है? सर, आपको लगता नहीं है क्या या ये महत्वाकांक्षा रखते हुए कि सभी लोग जो है बाबा साहब को टोकरे में रख के बेच रहे हैं? नहीं, बेचने वाले, देखो अब यही बात आ गई, इसको अगर सभी लोगों को इसमें नहीं कर सकते।
कुछ लोग बाबा साहब का क्यों नहीं नाम सब लेकर के जनता सुनिए, तो नेता पे विश्वास करती है और जनता ने आप पर भी नहीं, विश्वास करा। आपको दिल्ली का प्रभारी नहीं, कई राज्यों को प्रभारी बनाया गया। जी। जब जनता आपके साथ जुड़ने लगी तो आपने जो एक महत्वाकांक्षी होते हुए आपने वो पार्टी छोड़ दी। नहीं महत्वाकांक्षा बताइए। महत्वाकांक्षा मैंने पहले ही कह चुका हूँ। महत्वाकांक्षी तब होती कि जब चुनाव की करीब में पार्टी छोड़ता। महत्वाकांक्षा तब होती जब मेरा टिकट काटा जाता, तब मैं पार्टी नाराज होकर छोड़ता। महत्वाकांक्षी तब होती कि जब सरकार बन रही चल रही होती अखिलेश यादव जी की और मुझे मंत्री का पद लाभ होता, मैं चला जाता। महत्वाकांक्षा तब थी। मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा मिशन को चलाने में, महापुरुषों के मूवमेंट को कामयाब करने में। और ज़रूरी नहीं है, जो लोग ये सवाल करते हैं मैं उनको अम्बेडकरवादी नहीं मानता। जो लोग आज ये सवाल उठाते हैं, अखिलेश यादव के साथ अगर कोई चमार का बेटा या दलित पीड़ित चला जाता है तो फिर वो जातिवादी है, अगर बसपा में रहता है तो है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिशन की शायद उन लोगों साथियों को जानकारी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले जो मूवमेंट जिसके लिए तमाम लोग बसपा के लोग और हम लोग भी खपते हैं, मरते हैं परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन के लिए, उस मूवमेंट को बाबा साहब से पहले तो पिछड़ी जात के लोगों ने ही चलाया था। महात्मा ज्योतिबा राव फूले थे, और पेरियार रामास्वामी नायकर थे, नारायण गुरु थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे, गायकवाड़ जी थे, सारे के सारे पिछड़े समाज के। आज अगर पिछड़ी जात का बेटा के हाथ में नेतृत्व आ रहा है, उनके चले जाने के बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में नेतृत्व आया मूवमेंट को चलाने का, उन्होंने चलाया, पूरी दबदबा से चलाया। वो अलग बात है कि दलितों ने ज़्यादा मूवमेंट को समझा, उनका साथ दिया, पिछड़ों ने कम समझा, कम साथ दिया। लेकिन आज वो कमज़ोर जब मूवमेंट हो रहा है, दलित के हाथ से मूवमेंट कमज़ोर हो रहा है। आज अगर पिछड़े के बेटे अखिलेश यादव जी के हाथ में वो मूवमेंट चला जा रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। मिशनरी लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, लोहियावादी के लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मिशन ये चलेगा, अनवरत चलेगा, महेश आर्या उसमें रहें न रहें। लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार भी बदली जाएगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में मूवमेंट भी चलेगा, आगे कामयाब होगा। और 2022 के बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व के रूप में कोई नेतृत्व उभरेगा तो अखिलेश यादव ही होंगे नेता जो देश को संभालने के लिए आगे आएंगे और जनता उसका साथ देगी। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बसपा और सपा दोनों विचारधाराओं पर पार्टियां चलती हैं। एक लोहिया की विचारधारा पर चलती है और एक अम्बेडकर की विचारधारा पर और काशीराम साहब पे। तो क्या लगा कि जब 2017 में सत्ता गई समाजवादी पार्टी की, उस दौरान जब अखिलेश यादव जी ने मंच से कहा था कि मुझे आज पता है कि मैं बैकवर्ड हूँ, और उसके बाद जो विचारधारा थी, क्योंकि उससे पहले जब कार्यकाल रहा कहीं लोहिया जी की विचारधारा पर पार्टी मूवमेंट नहीं दिखाई दिया कहीं, उसके बाद उनमें वो पैदा हुई जो हाँ जिस पैटर्न की बात की जाती थी लोहिया जी की पार्टी। हाँ, देखिए इस पे सवाल खड़ा करना और वो करना अलग बात है। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को अखिलेश यादव जी ने सत्ता के जाने के बाद उस जो घटना घटी उसको उन्होंने, अगर उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं रहा होता तो वो उसको पी जाते। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक इसीलिए किया, उनको महसूस हुआ कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, इसीलिए मेरे घर को गंगा जल से या गोमूत्र से या तमाम चीज़ों से धोया जाकर के शुद्ध किया जा रहा है, हवन पाठ कराया जा रहा है। अगर उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर अगर जरा भी समझ रही होती कि भाई आखिर हिंदू खाली करके जा रहा है, चलो उनको हिंदू मुसलमानों में तो बहुत फ़र्क लग रहा है, लेकिन हिंदू ही थे जो अखिलेश यादव हिंदू हैं, और हिंदू रहते हुए वो मुख्यमंत्री रहे और घर खाली करके रहे तो भारतीय जनता पार्टी आई और बाबा योगीनाथ हिंदू आए मुख्यमंत्री बने। उनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, बड़ा घृणित काम था और वो अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं था बल्कि पूरे उनके समाज का अपमान था, पूरे बहुजन समाज का अपमान था और उसको लोगों ने महसूस किया। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी इस बात को महसूस किया और वो आने वाला समय ऐसा होगा कि जब उनके दिल में ये कांटा चुभा है तो कांटा निकालने के लिए वो काम करेंगे। समाज के लिए जो भी अन्याय हो रहा है, जो उसके लिए गैर बराबरी व्यवस्था की लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ेंगे, जो बाबा साहब ने लड़ी, काशीराम साहब ने लड़ी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी और तमाम महापुरुषों ने लड़ी। वो पूरा नेतृत्व अखिलेश यादव जी करने वाले हैं, इसलिए हम लोग साथ हैं। सर जहाँ जहाँ बैकवर्ड के गांव हैं और जहाँ दलित लोग रह रहे हैं सर, आज भी दलित जो दूल्हा है वो घोड़ी पे चढ़कर नहीं जा सकता है, वहाँ बारात नहीं चढ़ पाती है, तो उस समय तो बैकवर्ड लोग जो है उन्हीं लोगों को पिटाई करते हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि अब ये सवाल तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिन्होंने ये कसम खाई थी कि भाई दलितों के सबका साथ, सबका न्याय, सबका विकास करने की कसम लेके आए थे। लोगों को लगा कि शायद ये आए हैं आज
आज वो बाबा बन गए लंबी दाढ़ी रखा के, तो उन्होंने वादे किए थे, विश्वास दिलाया था, जनता धोखे में आ गई। अब उनको एहसास हो रहा है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये संविधान के हिसाब से जब तक देश नहीं चलेगा तब तक ये चीज़ें आती रहेगी। उस देश के संविधान के अनुसार ये देश एक दिन में नहीं चला। इसलिए हमारा अम्बेडकरवादियों का, लोहियावादियों का यही संकल्प है कि जब ऐसी सरकार बने केंद्र में कि पूरे संविधान के अनुसार सरकार चले तो ये देश को बदल दिया जाएगा। देश बिल्कुल उसकी स्थिति और परिस्थिति सब बदल जाएगी। अखिलेश यादव कुंभ भी घूमने गए, शंकराचार्य जी से मिले, इसका आगामी चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा और नुकसान से कोई नहीं जाता। हमारे नेता के अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना है और समरसता की बात है। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही इजाज़त देता है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करने लगे अपने नेता पे कि भाई हमारे साथ तो बैठें, मंदिर में तो जाएं, गुरुद्वारे में ना जाएं, मंदिर में जाएं तो मस्जिद में ना जाएं, तो ये पक्षपाती होगा। जो सच्चा धर्मनिरपेक्ष होता है, मैं अभी जाता हूं तो अगर मस्जिद होती तो वहाँ भी कर सकता हूं, बौद्ध टेम्पल होता है वहाँ भी नमन कर लेता हूं, हिंदुओं को होता है, तो मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करने में विश्वास करते हैं। यही हमारी संविधान कहता है, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति कहती है। हमारे नेता भी यही कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, दलित तो इस बात को लेकर संकोच में है क्योंकि शंकराचार्य जी लगातार SC/ST एक्ट और दलित विरोधी हमेशा बयान देते रहे हैं, और अखिलेश यादव जी जब उनके समक्ष गए और उनके सामने में बैठकर उनका आशीर्वाद लिया, तो इस बात की क्या गारंटी रह जाती है, क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि आप एक दलित नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि देखिए, जो भी गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो उसको ये आदमी मान के चलता है कि भाई इसके अंदर छल कपट द्वेष राग द्वेष नहीं होगा, जाति पात नहीं होगा, ठीक है ना, अधर्म नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा है कि गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद भी लोग अपराध कर रहे हैं और जो सामाजिक विरोधी काम भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके उनकी पोल खुलती जा रही है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जेल चले गए, तमाम आसाराम और तमाम उपदेश देने वाले बाबा चले गए। जब जिनके बारे में सच्चाई मालूम पड़ती जाती है तो हमारे नेता तो क्या, आम जनता भी उनका बहिष्कार करेगी जब ऐसा महसूस करेगी कि उनका अभिवादन, उनका सम्मान समाज विरोधी है। समाज के हित में जो नहीं करेंगे, शंकराचार्य हों और चाहे कोई मौलवी हो, सबका है, तो उनका बहिष्कार होगा। समाज बहिष्कार करता है, समय आएगा तो उनका बहिष्कार होगा। अगर सही बोलेंगे तो साथ देगा, साथ नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव संपन्न हुए और आपकी पार्टी अच्छा रिजल्ट भी करके आई है। 2022 का जो चुनाव अभी रिसेंटली हमारे सर पे है, उसमें आपकी पार्टी के क्या मूवमेंट है, आपकी गाइडलाइन है? सरकार जो अभी लोग छोड़ के पार्टियां आपकी पार्टी में भी जा रहे हैं, आपकी पार्टी से भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो 2022 के चुनाव में जी आपके क्या मुद्दे होंगे? जनता के बीच में आप क्या कहेंगे? किस पे आपकी सरकार काम करेगी? जो लोग आप पे विश्वास करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो एजेंडा रहा हमेशा यही रहा है कि मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त शिक्षा, सारी चीज़ें रहा है जनता के हित में होना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए 1 रुपये का पर्चा बनता था, ठीक है, अभी वो 50 रुपये तक पहुंचा दिया। तो ऐसे हालातों में लिए अब रही पंचायत के चुनाव के लिए, तो जब से सरकार बीजेपी की आई है और हमारी पार्टी अपोजिशन में आई है, तो अपोजिशन का रोल पूरा अदा कर रही है, पूरे जन जन तक में जा रही है। कोरोना का भी समय आया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था, इसको सरकार ने अवसर के रूप में कैच करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारी ही पार्टी थी कि सड़कों पर जाकर के जो सरकार को काम करना चाहिए था वो समाजवादियों ने किया। उनको खाना दिया, दवाइयाँ दिया, कपड़ा दिया, हर तरह का मदद किया, तो हमने रोल अपना अदा किया। यही कारण था कि जब पंचायती चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी को पहली प्राथमिकता से जनता ने चुना, और यही कारण है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मचा हुआ है। अभी केंद्र से RSS की तरफ से वहाँ वो क्या नाम है, BL संतोष वगैरह भेजे गए। उनको ये लग रहा है कि योगी जी को हटाया जाए या रखा जाए या उनके नेतृत्व में लड़ा जाए या किसी और का नेतृत्व प्रवर्तन किया जाए। वो तो बड़ा वादा खिलाफ वाली पार्टी है। जब क्या नाम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पूरा स्टेट तैयार कराया और जनता को तैयार किया, पिछड़े वर्ग के नेता को कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब मौका आया तो उसके परसी हुई थाली को खींच लिया और बाबा योगी नाथ बैठा दिया, तो उसका जवाब देगी जनता। मैं एक आपकी बात काटते हुए क्षमा चाहूँगा। पीछे कोरोना काल में आपकी सरकार के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता बहुत फील्ड में नजर आए जी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला।
नहीं, इस बार तो एक्चुअली क्या था, पिछला जो वो था, इसका सेशन कहना चाहिए, या जो पिछले फेज का कोरोना था, तो उसमें वो लगा जरूर था, लेकिन इस तरह से दहशत नहीं थी। लेकिन अब की बार का जो कोरोना, सभी को पता है कि हॉस्पिटल अटपटा गए, पूरी तरह व्यवस्था चकनाचूर हो गई, ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थी, ना कुछ थी। यहाँ तक कि समाधान में उसमें शमशान पे भी, कब्रिस्तान पे भी लाइनें लगवा दी। तो कौन आदमी जो, उसके बावजूद भी जितना, क्योंकि अगर जाएगा तो वो तमाम लोग गए तो लाठी डंडे भी खाए, पुलिस उनको लाठी डंडे खिला रही है, जेल में भेज दे रही है, मुकदमा लगा रही है। तो इस वजह से हमने उसको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो भी समय हो सकता था, संभव हो सकता था, जनता और समाज के बीच में गए, और उसका ही हमको इनाम पंचायती चुनाव में मिला है। आपकी बात सही है, लेकिन अभी जैसे कि बाबा योगीनाथ जी अभी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी सरकार से घबरा गए हैं, या वो किस बात को लेकर जो जिले का दौरा करने पीछे वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे और एकदम से वो ठीक भी हो गए और हर जिले का दौरा भी कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के आने से, समाजवादी पार्टी की ग्रोथ से डर रहे हैं, उस वजह से दौरा कर रहे हैं, या उनका कोई ये दिखावा है? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार के सामने प्रतिद्वंदी, मजबूत प्रतिद्वंदी आता है, अखाड़े में जब अखाड़ा होता है, तो जब जो पहलवान होता है, जब उसको लगता है कि मजबूत प्रतिद्वंदी आया जो हमको शिकस्त दे देगा, तो फिर वो उसकी नींद जागती है। तो हो सकता है कि ये चीज़ लग रहा हो, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ आ रही है, और इसके उसमें हो ही गया पंचायती चुनाव में कि भाई हो गया। अब आप बताइए, बगल में आपका जिला अलीगढ़ लगता है, जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मर गए, आहत हो गए। अभी तक वो प्रशासन में क्या कारण है? ये योगी बहुत अच्छा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी, क्योंकि वो बाबा था, साधु थे, संत थे, अगर वो निष्ठा ईमानदारी से करते तो शायद फॉलो करते। उनके रहते हुए उनके अधिकारी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बचाने का काम योगी सरकार करती है। तो सबसे पहले गाज वहाँ के डीएम पे करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद अलीगढ़ जनपद का और जनप्रतिनिधि विधायक पूरे लोग कह रहे हैं कि भाई इसके लिए जिम्मेदार डीएम है, डीएम के नाम के नीचे सारा कुछ हो रहा है, जहरीली शराब का हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अधिकारियों को किसी को नहीं टच किया, और छुट भैया अधिकारियों को ड्रामा करने के लिए किया। तो पब्लिक के बीच में जा रही है सारी बात। बिल्कुल सही है, आपने भी अलीगढ़ का मुद्दा लिया था। इस पे आपकी सरकार, आपके नेता क्या करेंगे? इसमें आप लोग आवाज़ उठाएंगे या क्या करेंगे जो अभी अलीगढ़ में इतना? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार, हमने अभी इस सरकार में भी जहाँ पर भी इस तरह घटनाएं घटी हैं, जो तो एक उदाहरण है, अगर पूरे स्टेट में देखो कि ये पूरी सरकार के उसमें रहते हुए, सामंजस्य में रहते हुए, उसके संरक्षण में रहते हुए ये काम होते हैं कारोबारी, जैसे जहरीली शराब वाला। बनना तो इस पर नहीं होना चाहिए, इस पर अंकुश रहना चाहिए। पूरा आबकारी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? इंटेलिजेंट तुम्हारी सो रही है क्या? सारा आपके हाथ में है, तो इनको देखना चाहिए, पूरी तरह से फेलियर है। रही बात हमारी पार्टी की, तो इस सरकार में भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी, जो पीड़ित लोग गए हैं, हुए हैं, जिनके परिवार के जो मुखिया चले गए शराब पी के, उनका परिवार उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, वहाँ पर भी पार्टी पहुँच रही है, जनप्रतिनिधि भी पहुँच रहे हैं, और उनकी मदद के लिए सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि प्रत्येक जो घटना में, उसमें शराब के कांड में मरे हुए लोगों के, व्यक्ति के परिवारीजनों के भरण पोषण के लिए 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर हमारी पार्टी की सरकार जब आएगी, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उनके परिवार का, और हर तरह से उनको लिए अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपको सरकार ने, आपकी पार्टी ने आपको हर जिले का नेतृत्व सौंपा है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जो